सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की तरफ से जारी किए गए हैं। वैसे तो ये सरकार की तरफ से भारत की विकास दर को लेकर जारी पहला अग्रिम अनुमान है, लेकिन इन अनुमानों से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले कम रफ्तार से आगे बढ़ी है। एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% रही थी। थोड़ा और पीछे जाएं तो वित्त वर्ष 2022-23 में 7% और वित्त वर्ष 2022 में 9.7%। इस तरह आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि पिछले 4 सालों में भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट 7% या फिर उससे ज्यादा रही है। लेकिन अब जो अनुमान लगाया गया है उससे साफ है कि पहली बार ये 7% से नीचे आ सकती है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जारी जीडीपी ग्रोथ भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के आर्थिक सर्वे में बताए गए आंकड़ों से भी कम रहने की बात कही गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में 6.6% वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान रखा है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% से 7% रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन जैसा कि सरकार ने बताया है कि यह अनुमान भर है, लेकिन पुराने अनुभव बताते हैं कि देश की जीडीपी ग्रोथ अनुमान के आसपास ही रही है, कुछ अपवादों को छोड़कर। जीडीपी ग्रोथ में कमी की बात क्यों कही जा रही है और प्रधानमंत्री का आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के सपने से इस जीडीपी का क्या लेना देना है, इस बात को समझेंगे। लेकिन पहले जीडीपी को अच्छे से जान लेते हैं। जीडीपी का अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी किसी भी एक साल में देश में उत्पादित होने वाले सभी सामान और सेवाओं की टोटल वैल्यू को कहा जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है उसे मापने के लिए जीडीपी सबसे अहम पैमाना माना जाता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था के साइज का पता चलता है। साइज मतलब कि इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की रहेगी। ट्रिलियन का इसलिए जिक्र क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का साइज $5 ट्रिलियन पहुंचाने लोगों से का हिसाब लक्ष्य से है। ट्रिलियन, सरकारी आंकड़ों के ट्रिलियन मुताबिक से मार्च के हिसाब आखिर से तक भारत की नॉमिनल करप्शन जीडीपी 324 लाख करोड़ इज रुपए इक्वल टू होने की जीरो। उम्मीद है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के मुकाबले ओनली विश्वगुरु सपना बन गो 9.7% का फेंकवाना। इजाफा। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है ये भी बताते हैं। दरअसल जीडीपी दो तरह की होती है, पहली रियल या वास्तविक जीडीपी और दूसरी नॉमिनल या फिर नाम मात्र की जीडीपी। वास्तविक जीडीपी ही ज्यादा मायने रखती है। वास्तविक जीडीपी में महंगाई को एडजस्ट किया जाता है। इन सभी बातों को और अच्छे से समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। देखिए, अगर हम दोनों जीडीपी की बात करें, ज्यादातर जो नंबर सुनने को मिलते हैं वो आपको रियल जीडीपी के सुनने को मिलते हैं, जो कि 6.4 आई है, 8.2 पिछले साल थी। बहुत ज्यादा फर्क आया और बहुत इस पे चिंता जताई जा रही है। जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो हम उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी की बात करते हैं। जब आप इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति का रेट है, जब उसको हम नंबर्स में एडजस्ट कर देते हैं तो वो आप करके देखें तो आपको शायद नंबर्स जो है और ज्यादा भयावह दिखाई देंगे, जिसको हम असली नंबर्स कहते हैं। तो बहुत ही चिंता की बात है। जब हम नॉमिनल में जाते हैं तो नॉमिनल में क्या होता है कि मान लीजिए पिछले साल की जीडीपी एक्स थी और इस साल की जीडीपी जो है एक्स माइनस हुई। अब एक्स माइनस हुई तो उसमें मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन का कितना रोल था। ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो गई तो आपकी जीडीपी तो 150 रुपए निकल के आ गई। तो 150 रुपए निकल के आई तो वो तो एडजस्टमेंट उसमें उसको करना पड़ता है। जब आप इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको जीडीपी का असल अनुमान देखने को मिलता है। हम जब जीडीपी को नॉर्मली देते हैं तो अगर इस समय इन्फ्लेशन की दर मान लीजिए 5.5-6% के आसपास है तो आपको वो 5.5-6% का झोल, मैं बिल्कुल आसान भाषा में कह रहा हूं, वो आपको जीडीपी के नंबर्स में दिखाई देगा। उसको एडजस्ट करके आप असल जीडीपी को निकाल सकते हैं। सरकारी आंकड़ों में आर्थिक विकास दर में कमी का मुख्य कारण इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि खेती को छोड़कर बाकी सेक्टर्स में अच्छी खासी मंदी दिख सकती है। आंकड़ों के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड वित्त वर्ष 2023-24 में 9.9% रहा था, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 5.3% रहने का अनुमान है। इसी तरह माइनिंग सेक्टर की भी हालत बहुत बुरी रहने वाली है। वित्त वर्ष 2025 में इस सेक्टर की ग्रोथ 2.9% रहने का अनुमान है, लेकिन कोरोना काल की तरह ईवीएम कृषि जीडीपी क्षेत्र को का खा अच्छा प्रदर्शन गया। रहेगा। इस सेक्टर की ग्रोथ 3.8% रह सकती है। बढ़िया मानसून रहने से खरीफ फसलों का उत्पादन बढ़ा हुआ है और खेती की ग्रोथ बढ़ने का अनुमान जताया गया है इस आधार पर।
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि जीडीपी की गणना अर्थव्यवस्था में खर्च किए गए सभी पैसों को जोड़कर की जाती है। इसे समझने के लिए हमें 4 प्रमुख कैटेगरी के खर्चों को समझना जरूरी है। इन्हें अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन के रूप में देखा जा सकता है। पहला है लोगों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से किया गया खर्च। तकनीकी रूप से इसे निजी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर अंतिम उपभोग व्यय कहा जाता है। ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 60% है। More than 100,000 Americans have beaten diabetes. के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर निजी उपभोग मांग की वृद्धि दर कम है तो इससे जीडीपी कम होती जाती है। ये निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में निवेश करने से भी रोकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए इस खर्च में 7.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन पिछले 4 सालों में इसमें केवल 4.8% की सालाना ग्रोथ रही है। दूसरा है सरकारों द्वारा किया जाने वाला खर्च। ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला सबसे छोटा इंजन है। ये सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10% है। तीसरा है अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में हुआ खर्च। इस संदर्भ में इसे निवेश भी कहा जाता है। ये सरकारों द्वारा सड़कें बनाने, कंपनियां बनाने या कारखाने बनाने या फिर अपने कार्यालयों के लिए कंप्यूटर समेत दूसरी अन्य चीजें खरीदने के लिए किया जाता है। ये देश के आर्थिक विकास का दूसरा सबसे बड़ा इंजन है, जो आमतौर पर बीजेपी कार्यालय है, सब कार्यालय बना है। 30% होता है। चौथा है भारतीयों द्वारा आयात पर किया गया खर्चा और विदेशियों द्वारा भारतीय निर्यात पर किया गया खर्च। क्योंकि भारत आमतौर पर निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है, इसलिए ये इंजन भारत की जीडीपी को नीचे लाता है। भारत की तरक्की में कौन बाधा डाल रहा है, इसे समझने के लिए हमने बात की इलेक्शन फंड स्कैम, ओरिजिनल जीडीपी, राजीव कुमार ईवीएम, ओरिजिनल जीडीपी। और इसके अलावा बहुत जरूरी बात इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी मोदी की लाइव स्पीच, ओरिजिनल जीडीपी, इन दोनों के बीच में रिजर्व बैंक को चूज करना होता है कंट्रोल करने के लिए, तो पहले महंगाई पर वार किया जाता है। तो महंगाई पर वार करने के लिए उन्होंने लगातार ब्याज, महंगाई बढ़ गई, वो ऊंची बनी हुई है। आप देख रहे हैं, आपको बैंकों के डिपॉजिट भी आपको अच्छे रेट मिल रहे होंगे, पर जो रिपो रेट जिसको हम कहते हैं, तो पैसा महंगा है बाजार में। पैसा महंगा होने से आप रेपो रेट का रिलेशन भी खत्म हो गया। घर लेना है तो आपकी ईएमआई ज्यादा आती है, तो लोन लेने वाला भी सोचने से पहले देखता है। इसी प्रकार इंडस्ट्री को भी लोन महंगा मिलता है, तो वहां भी लोन उधार लेके महंगाई बढ़ाने की दिक्कत आती है। हिस्ट्री में फर्स्ट नंबर आएगा मोदी का, ईवीएम का। रिजर्व बैंक को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ढील देनी पड़ेगी। 2 कदम मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी में मुझे लगता है अपनी बार जो मीटिंग होगी फरवरी में, उसमें कुछ रिपो रेट में कट देखने को मिल सकता है। दूसरा जो बजट आ रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें भी इस बार कुछ ऐसी अनाउंसमेंट हो सकती हैं जो कि प्राइवेट कंजम्पशन को, लोगों के जेब में पैसे डाले जाएं, जिससे कि वो खर्च करें। खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। जैसा कि हमने बुलेटिन की शुरुआत में बताया मोदी पटात नहीं है तो क्या करेंगे। भारत की आर्थिक विकास झूठ बोलेगा, काफी अच्छी रही है। धीमी जीडीपी ग्रोथ के बावजूद भारत चीन समेत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% रही। वहीं जापान की जीडीपी 0.9% की दर से बढ़ी। लेकिन लंबी अवधि, खासतौर पर कोरोना के पहले वाले कुछ सालों को देखें तो पता चलता है कि भारत की वास्तविक जीडीपी 5% सालाना की दर से कम रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित होने के लिए इस दर से करीबन दुगुनी रफ्तार से आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे में करप्शन में रफ्तार चलेगी मोदी की, विकसित भारत का सपना पूरा मोदी जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो कैसे इसे नेशन खत्म हो जाएगा। बात की सुनिए। देखिए, हमारी जीडीपी इस समय लगभग 3.8 ट्रिलियन तक पहुंची है। और मजे की बात यह है कि ये जो रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, इतने ज्यादा लोन है आईएमएफ की। 2014 में 60 रुपए का था, 61 रुपए के आसपास था, तो लोगों को शायद सुन के हैरानी होगी, हम अब तक $5 ट्रिलियन पार कर मोदी की देश चलाने की कोई गुंजाइश नहीं है, हम इस समय तो फेल हो गए नंबर पर हैं। और बीच में ये भी सुनने को आ रहा था कि हम शायद चौथे नंबर पर पहुंच गए, और अभी हम 3.8 पर हैं। जापान की जो जीडीपी है वो अभी 4.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो पहली बात तो अभी जीडीपी में तो अदानी अंबानी को लाभ मिलता है। पता लगा मीडिया प्लेटफॉर्म पे और कहीं पर ये बताया गया कि हम शायद चौथे पे पहुंच चुके हैं, हम नहीं पहुंचे। रुपया कमजोर होना भी बहुत बड़ा इसका कारण है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, देखिए रुपये तो खत्म हो गए, कमजोर की क्या बात है। आपने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य तय कर दिया। इस रफ्तार से तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। अभी जो अगर हम ये 5-6%, 6.5% तक ग्रो करते रहे, अगर हमें 2047 पर पहुंचना है, मैं तो उससे भी 2047 तो आगे है, मैं थोड़ा और नजदीक ले आता हूं
अगर हमें 2030 तक $5 ट्रिलियन तक भी पहुंचना है तो हमें कम से कम 8 की रफ्तार से, 8 और 10 के बीच की रफ्तार से ग्रो करना पड़ेगा, 8%, 10%। आज